नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्टरी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की ज्योग्राफी, जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसका चौथा चैप्टर है जिसका नाम है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मानव विकास क्या है, या लोगों के संदर्भ में किसी एक देश के, किसी राष्ट्र के संदर्भ में विकास क्या होता है। समझ में आया कि अब विकास को न सिर्फ एक लोगों के संदर्भ में ही देखेंगे, लेकिन एक राष्ट्र के लिए, एक कंट्री में विकास क्या है, उसका स्तर क्या है, वैसे कैसे विकास एक दूसरे लोग को अफेक्ट करता है, और हम देखेंगे कि एक मानव के संदर्भ में विकास क्या है। तो पहला देखेंगे दोस्तों कि ये विकास क्या है, विकास क्या होता है। उसके साथ देखेंगे कि वृद्धि एवं विकास में क्या अंतर है। वृद्धि भी हम दोनों वर्ड हमको एक दूसरे में जैसे देखें तो दोनों को हम सेम लगता है, लेकिन देखा जाए तो इसमें बहुत बहुत बड़ा अंतर है जो हम देखेंगे। और पढ़ेंगे कि जो मानव विकास की अवधारणा है, मानव विकास है उसकी अवधारणा किन लोगों ने दी और उस अवधारणा में क्या क्या बातें उन लोगों ने बताई। साथ ही हम पढ़ेंगे कि मानव विकास के स्तंभ क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले पॉइंट से बात करते हैं दोस्तों कि विकास क्या है। दोस्तों विकास का अर्थ यह हुआ कि वर्तमान में किसी लोग, किसी राष्ट्र या किसी इंसान की जो वर्तमान दशाएं हैं उनमें सुधार होना, तथा उनकी स्थिति जो आज चल रही है उससे कल या हर समय में जैसे देखते हैं, तो मतलब आज के संदर्भ में और नेक्स्ट डे देखें आपके, तो उसमें क्या बदलाव आया है, क्या उसकी वैकल्पिक जो पहुंच है उसमें सुधार आया है, उसकी वर्तमान दशा क्या है उसमें सुधार आया है, किसी राष्ट्र है उसकी वर्तमान दशा क्या चल रही है, क्या उसमें बदलाव आया है, तो वही मानव विकास है या विकास है। दोस्तों हम कह सकते हैं विकास क्या है। विकास का अर्थ है दोस्तों किसी राष्ट्र या लोग के संदर्भ में उनकी वर्तमान दशाओं में सुधार होना ही विकास है। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ेंगे कि जो वृद्धि है और विकास, ये दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि हमको ये दोनों वर्ड क्या है सेम लगते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत बड़ा अंतर है जो कि देखने योग्य है। पहला पढ़ेंगे कि जो दोस्तों वृद्धि है, वृद्धि एक मात्रात्मक वृद्धि है। कह सकते हैं कि वृद्धि का जो मूल्य है वो क्या एक मात्रात्मक तरीके से होती है। कैसे, जैसे हम इसमें देखेंगे, जैसे हमने ये पढ़ा गुणात्मक परिवर्तन है, लेकिन जो वृद्धि है वो मात्रात्मक परिवर्तन है। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, जैसे हम किसी एक देश की बात करें, उस देश में आज हम बात करें तो उसमें जैसे 2020 में बात करें तो उसमें उसके देश के अंदर गाड़ियों की संख्या है 50,000, लेकिन बात करें 2021 की तो गाड़ियों की संख्या हो गई 1,00,000। तो ये क्या वृद्धि तो हुई, ये कैसी है, ये मात्रा में वृद्धि हुई है। पहले 50,000 थी और फिर थी 1,00,000। जैसे ये बात करें कि किसी देश की जनसंख्या है 50 करोड़ 2020 में, और 2021 में उसकी जनसंख्या हो गई 21 करोड़। तो जो परिवर्तन आया है 20 करोड़, जैसा हमने देखा 2020 से 2021 में जो उनकी जनसंख्या में परिवर्तन आया है वही है मात्रात्मक वृद्धि। मतलब मात्रा में जैसा देखा 2021 का डाटा देखा 2021 का, दोनों में जो अंतर आया है वही है वृद्धि। तो इसका जो मूल्य है वो कैसा है दोस्तों, जैसा आप देखेंगे क्या है, ये मात्रात्मक वृद्धि होती है। मात्रात्मक परिवर्तन होता है जिसमें एक समय से दूसरे समय परिवर्तन तो होता है, लेकिन वो कैसा परिवर्तन होता है, वो होता है मात्रात्मक, मतलब मात्रा में, जैसा हम उसको काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों, ये निरपेक्ष मूल्य है। निरपेक्ष मूल्य का अर्थ क्या हुआ दोस्तों, जैसा हम इसमें अभी जैसे मैं बताऊंगा, निरपेक्ष मूल्य का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि इसके वृद्धि के संदर्भ में देखें तो एक समय से दूसरे समय में क्या है अंतर आ रहा है, लेकिन अंतर आने से क्या उसमें बदलाव क्या है, उससे उसमें जो बदलाव हुआ है वो बदलाव से किन लोगों को फायदा पहुंचा है, किन लोगों को उन्होंने लाभ उठाया है, क्या वास्तव में वो बदलाव हुआ है, वो बदलाव के लोगों के अगर संदर्भ में देखा जाए क्या उसका कुछ इंपोर्टेंस है, या कुछ लोगों के लिए क्या उसका लाभ है, तो वही है दोस्तों वृद्धि में। तो दो पॉइंट आप कर सकते हैं कि वृद्धि क्या है, वृद्धि मात्रात्मक है और निरपेक्ष इसका मूल्य होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट अगर दोस्तों इसकी बात करें तो इसको धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह से हम दर्शा सकते हैं। कहने का अर्थ यह हुआ कि 2020 में जैसे कोई संख्या आती, आदमी थे 50 लाख और दो बढ़ के कम हो गई, तो वृद्धि तो हुई है लेकिन नेगेटिव वृद्धि हुई है। वृद्धि तो दोस्तों धनात्मक वृद्धि है, उसका अर्थ क्या हुआ कि हाँ उसमें जनसंख्या, उसमें परिवर्तन आ रहा है, बढ़ रही है, लेकिन ऋणात्मक मतलब वो घट रही है। तो इसका जो परिवर्तन होता है वो ऋणात्मक या धनात्मक, हम दोनों चिन्हों के जरिए से आराम से ज्ञान कर सकते हैं। तो दोस्तों पूछा जाता है कि वृद्धि क्या है, तो वृद्धि दोस्तों दोनों का अर्थ, लेकिन देखा जाए तो दोनों का अर्थ होता है परिवर्तन। वर्तमान दशा है उसमें परिवर्तन होना, लेकिन परिवर्तन क्या वो निरपेक्ष मूल्य में हो रहा है,
मात्रात्मक मूल्य में हो रहा है, धनात्मक हो रहा है या ऋणात्मक हो रहा है, ये जानना अति आवश्यक है। अब बात करेंगे दोस्तों विकास में, जो वृद्धि है और विकास। दोस्तों वृद्धि होने से ही विकास होता है। किसी भी चीज में अगर वृद्धि हुई, हेल्थ फैसिलिटी में वृद्धि हुई, ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वृद्धि हुई और कोई भी संदर्भ में जो भी वृद्धि हुई उससे ही विकास होगा, मतलब वृद्धि होने से ही विकास होगा। लेकिन इसमें अंतर इस तरीके से, अगर वृद्धि और विकास की बात करें तो इनमें अंतर क्या है दोस्तों? पहला तो यह कि ये गुणात्मक परिवर्तन है। गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ ये हुआ दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि मैं जैसे एक देश की बात करें, एक देश में कुछ लोग हैं, उन लोगों का विकास हुआ, मतलब वो गुणात्मक, उसका जो परिवर्तन है वो गुणात्मक तरीके से हुआ। जैसे उनको हेल्थ फैसिलिटी मिल रही है, तो वो क्या हेल्थ फैसिलिटी की गिन नहीं सकते, मतलब मात्रात्मक नहीं है, हम उसको गिन नहीं सकते, लेकिन हम गुण को फील कर सकते हैं। मतलब हमारे गुणों में परिवर्तन हुआ है। किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र में कोई भी अगर विकास से संबंधित कार्य होता है, सड़क बननी, किसी भी राष्ट्र में सड़क का निर्माण हो रहा है, फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है, वहां पे हेल्थ फैसिलिटी में सुधार आ रहा है, शिक्षा में परिवर्तन आ रहा है, तो इन परिवर्तनों के जरिए हम लोगों के लिए क्या परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन से विकास का स्तर क्या है, कहने का अर्थ ये हुआ कि उसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो उसको हम गिन नहीं सकते कि हमको हेल्थ फैसिलिटी मिली है तो उससे हमें गिन सकते हैं कि 5-6 इतना हमको ये सेटिस्फाई मिला है, लेकिन नहीं, वो एक गुणात्मक है। हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको गिन नहीं सकते, बस उनको हम फील कर सकते हैं। तो क्या वो गुणों में परिवर्तन है? तो ये क्या देखा, जैसे हमने बताया कि वृद्धि क्या है, ये मात्रा में परिवर्तन क्या हुआ, एक से दूसरी समय पीरियड में क्या किस चीज में परिवर्तन आया, लेकिन ये परिवर्तन है, दोनों परिवर्तन है, ये चीज याद रखना है। जो वृद्धि है और विकास है, दोनों में हर समय में परिवर्तन की स्थिति देखी जाती है, लेकिन इसमें गुणात्मक परिवर्तन होता है। गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ मैंने बताया कि हमारे लिए जो भी कुछ सरकार के द्वारा जो भी हमारे लिए कुछ सुविधाएं दी गई हैं, उन सुविधाओं से हमारा विकास क्या हुआ, विकास का हमारा जो स्तर है वो किस तरीके से बढ़ा और जो हमने विकास को फील किया वो क्या था, मतलब हमारे गुणों में परिवर्तन हुआ, किससे? विकास से। और एक सापेक्ष मूल्य है। सापेक्ष मूल्य और निरपेक्ष मूल्य, जैसे दोस्तों सापेक्ष मूल्य का अर्थ ये हुआ कि हम इसको गिन नहीं सकते, हम इसको गिन नहीं सकते कि भाई विकास हुआ है। जैसे आप शिक्षा है, शिक्षा से जैसे आपका 6वीं क्लास से 12वीं तक पढ़ोगे तो आपके अंदर जो बदलाव आया है 6वीं क्लास से, वो क्या है? वो विकास हुआ है, लेकिन उस विकास को आप गिन नहीं सकते। मतलब वो कैसा मूल्य है? वो सापेक्ष मूल्य है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि मेरा कितना बदलाव, कितना विकास हुआ है। इतना कोई विकास नहीं कर सकता। हाँ, विकास हुआ है कई हद तक, लेकिन किस तरीके से हुआ है और कितना हुआ है, क्या क्वांटिटी में हुआ है, वो हम उसको मेजर नहीं कर सकते। तो यही हुआ दोस्तों अर्थ कि ये क्या एक सापेक्ष मूल्य है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। जैसे आपका हेल्थ फैसिलिटी है, आपके शहर में सड़क बन रही, जैसे आप देखते हैं जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं वो कहते हैं हम विकास करेंगे, तो वो विकास यही होता है, आपके लिए पानी की व्यवस्था कर दी, आपके लिए सड़क निर्माण कर दिया, आपके लिए उन्होंने हेल्थ फैसिलिटी कर दी, खेलने का एक ग्राउंड बना दिया लोगों के लिए, और जो भी सुविधाएं, शिक्षा के लिए स्कूल खोल दिए। तो इनसे जो विकास होगा, हम विकास को काउंट नहीं कर सकते, हम उस विकास को गिन नहीं सकते। तो वही होता है कि इसका मूल्य क्या है? सापेक्ष होता है, लेकिन वृद्धि का मूल्य निरपेक्ष होता है। हम इसको काउंट कर सकते हैं कि भाई 2020 में हमारी जनसंख्या इतनी थी, लेकिन 2020-21 में इतनी हो गई और इतना परिवर्तन हुआ है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इसकी मूल्य को हम निरपेक्ष ज्ञात कर सकते हैं और इसको जो संख्या हुई है वृद्धि उसको नहीं काउंट कर सकते। अब बात करें दोस्तों को सापेक्ष मूल्य का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि सापेक्ष मूल्य का अर्थ ये हुआ कि इसमें जो परिवर्तन आया है उससे वृद्धि में कितना परिवर्तन है, मतलब वृद्धि में जो परिवर्तन होगा उससे ही हमारा क्या है कि विकास आगे बढ़ेगा। मतलब सकारात्मक वृद्धि होगी, वृद्धि होने से ही विकास होगा। आपके पास 5 हॉस्पिटल हैं, जनसंख्या लेकिन 5 हॉस्पिटल है, जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन आपके जो हॉस्पिटल है वो इतने ही है, क्या उनको विकास हो पाएगा? नहीं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के साथ वो हॉस्पिटलों की संख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सापेक्ष मूल्य का अर्थ ये हुआ कि विकास के लिए, विकास के रिगार्डिंग, विकास के संदर्भ में वर्तमान जो दशा है वो वृद्धियों में भी परिवर्तन होना चाहिए। और वृद्धि तब तक, देखिए दोस्तों, विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक सकारात्मक वृद्धि ना हो। सिर्फ वृद्धि से कुछ नहीं होता, सकारात्मक वृद्धि हो। लेकिन विकास तब तक भी नहीं हो सकता जब सकारात्मक वृद्धि में वृद्धि हो। विकास जब होगा जब गुणवत्ता में सकारात्मक वृद्धि होगी। समझ में आया? वृद्धि हो रही है, 5 हॉस्पिटल 6 बन गए, लेकिन उसमें क्या सुविधा मिल पा रही है वो भी देखना अति आवश्यक है। कहने का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि विकास जो सापेक्ष मूल्य है विकास का, इसका अर्थ ये हुआ
कि विकास तभी होगा जब वर्तमान जो वृद्धि है दशा है उसमें वृद्धि हो। वृद्धि कैसी हो? सकारात्मक हो। सकारात्मक में क्या हो? गुणवत्ता में वृद्धि हो। उसका जो गुण है, शिक्षा मिल रही है आपको, 10 हॉस्पिटल खोल दिए, खोलने से कुछ नहीं होता, उसमें क्या है, शिक्षक कितनी है, उनसे शिक्षा कितनी प्राप्त हो रही है, वास्तव में जो हमको चाहिए वो शिक्षा मिल पा रही है ना मिल पा रही है, तो ये भी जानना अति आवश्यक है। तो इसी भी दोस्तों विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वृद्धि ना हो। वृद्धि कैसी हो? सकारात्मक वृद्धि हो, नेगेटिव ना हो। और सकारात्मक वृद्धि भी कैसी हो? गुणवत्ता वाली हो, मतलब गुणवत्ता में भी सुधार होना चाहिए। तो दोस्त कहने का अर्थ ये हुआ कि जो सापेक्ष मूल्य होता है विकास का, इसका अर्थ ये हुआ कि वर्तमान दशाओं में वृद्धि, वृद्धि भी कैसी हो? सकारात्मक। और सकारात्मक वृद्धि से भी हम विकास नहीं हो सकता, उसमें गुणवत्ता में वृद्धि होनी चाहिए। हॉस्पिटल खोलने से और आपके जो स्कूल खोलने से विकास नहीं होगा, उसमें शिक्षक होने चाहिए, लोगों को जो ज्ञान चाहिए वो ज्ञान मिलना चाहिए, जितनी तरीके से उसको क्या तरीके से वे में जो उनको जो मिलना चाहिए नॉलेज वो होनी चाहिए। मतलब खोलने से कुछ नहीं, उसमें जो चीज हमको मिल रही है वो सब होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्वांटिटी इज नॉट मैटर, क्वांटिटी क्या है वो मैटर नहीं करती, लेकिन क्वालिटी क्या है वो मिल रही है क्या, वो मैटर करती है। दोस्तों समझ में आया कि वृद्धि एवं विकास में अंतर क्या होता है? दोनों ही दोस्तों परिवर्तन को इंगित करते हैं, लेकिन ये मात्रात्मक परिवर्तन है और मूल इसका निरपेक्ष है, इसको काउंट कर सकते हैं। और ये गुणात्मक परिवर्तन है, सापेक्ष मूल्य, सापेक्ष मूल्य का मैंने अर्थ अभी आपको बताया। अब बात करेंगे दोस्तों के मानव विकास की अवधारणा। मानव विकास की अवधारणा के अंतर्गत इसमें बताया गया है दोस्तों कि 70 और 80 के दशक के पहले अगर देखा जाए तो जो विकास होता है उस विकास को, उस राष्ट्र के किसी विकास को हम एक आर्थिक मूल्य पर ज्ञात करते थे। आर्थिक मूल्य पर ज्ञात करने का अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि विभिन्न देशों की, अगर देखिए किसी देश का आर्थिक स्थिति सही है तो कह दिया भाई उस देश का विकास अच्छा है। किसी भी देश की उसकी जो इकोनॉमी है अगर वो स्ट्रांग है, हेल्दी है, तो उसका कह दिया कि भाई वो विकास है। पहले ऐसे मापा जाता था, किसी भी जो 70 और 80 के दशक से पहले अगर देखा जाए, 70 एवं 80 के दशक से पहले, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों? 1970 एवं 80 से पहले जो विकास का, जो विकास की प्रतिवेदन, जो विकास की अवधारणा थी उसको हम एक आर्थिक स्थिति पर इंगित करते थे। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि उस देश, उस राष्ट्र जिसकी हम सूची ज्ञात कर रहे हैं, जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है, कितनी बड़ी है, तो उसके अनुसार वो देश विकास करेगा। पहले ऐसा था, मतलब पहले विकास को हम किसके संदर्भ में मापते थे? आर्थिक, जो आर्थिक बदलाव हुए हैं या आर्थिक जो भी उनमें कुछ सहयोग हुआ है, आर्थिक बदलाव के साथ साथ उसमें इकोनॉमी में क्या बदलाव हुआ है, हम उससे विकास को मापते थे। लेकिन ये हमारे महोदय हैं डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, इन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, विकास को हम ऐसे नहीं मापना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों विकास जैसा आप देख लीजिए, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप सामाजिक तरीके से और राजनीतिक तरीके से आप स्वतंत्र नहीं हैं। कहने का अर्थ क्या हुआ? पैसा होने से कुछ नहीं होता, आपके अंदर जो आपको एक स्वतंत्रता चाहिए वो मिल पा रही है नहीं, आप मेंटली टॉर्चर तो नहीं है, आपको रहने कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है या नहीं है, आपको शिक्षा मिल रही है या नहीं, स्वास्थ्य कैसा है, आपके लिए जो संसाधन है वो तक पहुंच है कि नहीं, पैसा नहीं है, आपके लिए जो विकल्पों में वृद्धि है वो हो रही है नहीं। तो इन सारी चीजों को काउंट करके इन महोदय जी ने कहा कि विकास को हम ऐसे नहीं माप सकते, विकास के लिए हम सामाजिक पहलुओं को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए। तो इसी वजह से डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन जी ने, ये दोनों बहुत अर्थशास्त्री हैं, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं दोस्तों, आप ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन किस देश से बिलोंग करते हैं या इनकी कंट्री कौन सी है, कहां के निवासी हैं। तो इन्होंने कहा दोस्तों कि 1970 और 80 के दशक के बीच में इन्होंने काम किया, इस किस संदर्भ में कि विकास को हम सिर्फ आर्थिक स्तर से नहीं माप सकते, विकास के लिए हमको एक पहलू और लेना चाहिए, सामाजिक पहलू या राजनीतिक पहलू कह सकते हैं। इन्होंने, डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा कि विकास का स्तर क्या है, मतलब विकास क्या है? विकास दोस्तों लोगों की जो वर्तमान दशा है उसमें सुधार होना चाहिए, उनके विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए, उनकी संसाधन तक पहुंच होनी चाहिए, और शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी विशेषताओं में भी उनकी सुधार होना चाहिए, वही विकास है। और विकास को हम सिर्फ आर्थिक स्तर पर माप नहीं सकते। तो इन्होंने एक प्रतिवेदन पे इन्होंने बनाया कि मानव विकास क्या है, वर्तमान दशा में वृद्धि हो रही है या नहीं, उनके सार्थक जीवन में क्या बदलाव आ रही हैं, उनके विकल्पों में वृद्धि हो रही है नहीं, उनकी संसाधनों तक पहुंच क्या है, उनका हेल्थ जो फैसिलिटी है वो मिल पा रही है नहीं, उनको शिक्षा मिली है नहीं। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, इन्होंने कहा कि हम विकास को हम आर्थिक स्तर पर नहीं माप सकते, उसके लिए हमको सामाजिक पहलुओं को भी इसमें शामिल करना चाहिए। तो इसी वजह से दोस्तों जो महबूब उल हक हैं,
इन्होंने मानव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया। ये पूछा भी जाता है कि मानव विकास की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया। तो इस स्तर पर ये दोनों लोगों ने कार्य किया। ये महोदय जी हैं, इन्होंने कार्य किया कि हम जैसे 1970-80 से पहले हम किसी भी देश के विकास को हम आर्थिक स्तर से माप सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं। इन्होंने कहा सामाजिक पहलू भी होना चाहिए, उसमें शिक्षा और हेल्थ फैसिलिटी, संसाधनों तक पहुंच और ये सब होनी चाहिए। तो इन्होंने जब यूएनओ, जैसे आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मानव विकास प्रतिवेदन, जैसे आप जानते हैं जो विकास मंत्रालय होते हैं विदेश में, लेकिन एक इंटरनेशनल पे, तो जो यूएनओ है संयुक्त राष्ट्र संघ, उन्होंने एक विकास का प्रतिवेदन तैयार किया। प्रतिवेदन तैयार इसलिए किया उन्होंने किया कि विश्व में किन किन देशों का विकास का स्तर क्या है। तो पहले जब इनका ये विकास की अवधारणा थी ना, जो मैंने अभी बताई, ये आई नहीं थी। तो जब से पहले ये लोग क्या करते थे, विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को पता लगाने के लिए वहां की आर्थिक स्तर को देखते थे। मतलब किसी जैसे नेपाल का उनका विकास देखा तो देखते भाई उसकी इकोनॉमी कैसी है, क्या वो विकास कर, मतलब उसका इकोनॉमी जो है डेवलपमेंट क्या है, अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, कितना पैसा है, कितना धन है, हम उसी से विकास कर दिया, हाँ भाई विकास है। लेकिन इन्होंने कहा दोस्तों ऐसा नहीं, इन्होंने सामाजिक पहलुओं को भी लेना चाहिए। तो जो यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उन्होंने एक 1990 के समथिंग उन्होंने एक प्रतिवेदन तैयार किया कि विभिन्न देशों के हम विकास को मापने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। तो इन्होंने किया, तो इन्होंने किसकी अवधारणा को अपनाया, डॉक्टर महबूब उलक की। ये बहुत इनके लिए प्राउड मूवमेंट रहा है, क्योंकि जब विभिन्न देशों के लिए जब एक स्केल तैयार की गई थी विकास की, तब इनका जो मॉडल है विकास के संदर्भ में, जैसे मैंने बताया सामाजिक वाला, इनको इन्हीं के जो सिद्धांत है उसका उपयोग किया गया और विभिन्न देशों की एक सूची बनाई गई कि किस देश किस स्तर पे है। तो उसी वजह से उन्होंने आर्थिक भी लिया और सामाजिक भी लिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं, ये रह गए हमारे अमर सेन जी, इनका रोल क्या है। इनका रोल ये हुआ दोस्तों, इन्होंने कहा हाँ महबूब जी आपकी बात सही है कि आर्थिक के साथ हमको सामाजिक पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये कहा दोस्तों कि महोदय जी जो आपने ये एक पैमाना तैयार किया है विकास के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि ये आपने जो सामाजिक पहलुओं की बात की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, संसाधनों तक पहुंच, इन सबको पाने के लिए क्या लोगों के पास स्वतंत्रता है। आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, आपके पास शिक्षा नहीं है, क्या बन पाओगे, नहीं। तो इन्होंने कहा एक गरीब इंसान है, पढ़ लिख के आईएएस इंजीनियर बनना चाहता है, बहुत अच्छा विकास करना चाहता है, पैसा नहीं है, क्या बन पाएगा, नहीं। शिक्षा नहीं है वहां में, बन पाएगा, नहीं। तो इन्होंने कहा कि हमको विकास का स्तर, इन्होंने महबूब जी ने बोला कि हाँ आई एग्री विद यू, बट इन्होंने कहा कि आपके इस स्तर में हमको एक स्वतंत्रता, मतलब इन्होंने मुख्य दे रहा था स्वतंत्रता लोगों को। जैसे इन्होंने बात की ना कि शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ फैसिलिटी और संसाधनों तक पहुंच ये सब होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कहा कि महबूब जी हमको जिस सामाजिक पहलुओं की जो आप बात कर रहे हैं, इनको पाने के लिए हमारे पास स्वतंत्रता होनी चाहिए, हमारे पास पैसा भी होना चाहिए। एक गरीब लोग शिक्षा कैसे ले सकता है, उसके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, शिक्षा के वहां के लिए वो नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लैक ऑफ मनी, पैसा नहीं है। तो उसका अर्थ इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। लोग हैं जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक और आर्थिक तरीके से पिछड़े हुए हैं, क्या वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो इन्होंने कहा कि विकास के लिए जो पहलू तैयार किए गए हैं, उन पहलुओं में हमको स्वतंत्रता को आगे लेके चलना चाहिए। आगे लेके चलने का अर्थ ये हुआ कि हमको लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। सबके लिए एजुकेशन, सबके लिए फ्री पॉलिसी एजुकेशन होनी चाहिए, सबके लिए स्वास्थ्य में जो एक पैसा वाला इंसान है वो आराम से अपनी निजी हॉस्पिटल है उनमें अपनी क्या है इलाज करा सकता है, लेकिन गरीब लोग के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो इन्होंने कहा कि विकास के संदर्भ में हमको एक स्वतंत्रता भी होना चाहिए और स्वतंत्रता को इन्होंने इसमें शामिल किया मानव विकास की अवधारणा में। समझ में आया दोस्तों कि इन्होंने जो प्रतिवेदन किया सामाजिक वाला और जो पहले चला आ रहा था आर्थिक वाला, तो इन्होंने बीच में बात ला दी किसकी, स्वतंत्रता की, कि स्वतंत्रता भी होनी चाहिए दोस्तों, तभी हम विकास को और आगे कर सकते हैं। और किसी भी लोग हैं, लोगों की जो किसी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, उसको पाने के लिए स्वतंत्रता होना जरूरी है। तो इसी वजह से इन्होंने अमर्त्य सेन ने कहा महबूब उलक जी कि ये भी इसमें शामिल होना चाहिए। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि इस तरीके से मैंने समझाया है, आपको ये मानव विकास की अवधारणा समझ में आई होगी। और मेरा जो कमेंट में आप आंसर दोगे इसका बताना है कि किस देश से बिलोंग करते हैं, इनका जो नेटिव प्लेस है वो कहाँ है, कहाँ जन्मे। अब बात करेंगे दोस्तों कि जो मानव विकास है उसके स्तंभ कौन कौन से हैं। स्तंभ का अर्थ ये हुआ दोस्तों, जैसे आप कोई भी बिल्डिंग है, आप अगर उसका कंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो आप ये नीचे पिलर, उसकी नींव भरी जाती है, उसके पिलर लगाए जाते हैं। तो इन द सेम वे एक डेवलपमेंट के लिए, एक विकास के भी कुछ स्तंभ होते हैं जो मैंने यहां लिख रखे हैं कि समता,
सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। ठीक है, इक्वलिटी होना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए और प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए और एम्पावरमेंट भी होना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि जैसे हमने विकास की भी जो बात की, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों का विकास को हम कब प्राप्त कर सकते हैं। क्या विकास को सिंपल तरीके से प्राप्त किया जा सकता है? क्या विकास करने के साथ साथ हमारे सामाजिक दशाओं में क्या कुछ चेंज आ रहे हैं या कुछ उन पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है? विकास करेंगे आप, क्या विकास से ऐसा तो नहीं हो रहा कि दूसरे जो आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़े हुए लोग हैं, क्या उनको विकास मिल पा रहा है? या आपके विकास के होने से उन लोगों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो यही सब इनमें पढ़ेंगे कि समता जो स्तंभ है, स्तंभ में इसका दोस्त हुआ कि समता का अर्थ हुआ थी इक्वलिटी। जैसा आप जानते हैं आपका संविधान जैसी प्रस्तावना आप प्रीमिल पढ़े होंगे, द प्रीमिल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें आपने पढ़ा होगा समता क्या है। समता का अर्थ हुआ दोस्तों कि समानता, हर लोग को हर तरीके से उसको समान अधिकार होने चाहिए, जैसा अमर्त्य सेन जी कहते हैं स्वतंत्रता। इनका समता का अर्थ हुआ दोस्तों का विकास एक लोग करे क्या, जैसे एक आप इंडिया के संदर्भ में बात कीजिए, अगर 10 लोगों का विकास अच्छा है और का नहीं है, क्या आप विकास कह सकते हैं? नहीं, विकास समता के साथ होना चाहिए, सबका विकास सबका साथ होना चाहिए। ठीक है, तो जो समता है, इस समता में यही बताया गया है कि लिंग, जाति, धर्म और उसके आर्थिक बैकग्राउंड या सामाजिक उसकी स्थिति के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर भारतीय, हर इंसान को, हर किसी भी देश के हर नागरिक को अपने विकास के लिए अब कदम उठा सकता है और उसको विकास करने का अधिकार है। तो इसमें यही बताया गया है दोस्तों कि समता क्या है। समता का अर्थ ये हुआ समानता, हर क्षेत्र में कोई भी अगर कोई जाति, लिंग, धर्म या उसका जो नेटिव प्लेस है या वो काला है, मतलब उसका जो कास्ट एंड क्रीड के अनुसार उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि इंसान, हर नागरिक जिसने जन्म लिया है उसको विकास करने का अधिकार है और विकास को तभी माना जाएगा जब सब लोगों के पास विकास हो, सब लोगों का भला हो। बात करते हैं दोस्तों सतत पोषणीयता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आपने पढ़ा है। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों का विकास के साथ साथ कहीं ये तो नहीं हो रहा कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उसके लिए क्या कुछ रिसोर्सेस बचे हैं। तो सतत पोषणीय विकास में यही बताया गया है कि जो मानव विकास के स्तंभ है कि इसके अंतर्गत बताया गया है कि हमारी पृथ्वी के साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए जिसमें उस पर नेगेटिव प्रभाव पड़े। इसका अर्थ हुआ कि हमको सतत पोषणीय विकास में पृथ्वी का अधिक जो दोहन नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट चैप्टर आप देखिए, मैंने लिंक दे रखी है, उसमें मैंने बताया था आपको कि हमारा पृथ्वी से क्या है कि मध्यमार्गी संबंध होना चाहिए, ना तो उसको ज्यादा उसे एक्सप्लोर करो और ना ही उसको छोड़ दो। मतलब जैसा गिरबर्ट टेलर महोदय ने कहा था, उन्होंने एक अवधारणा दी थी रुको और जाओ, उसका अर्थ यही आप सतत पोषणीय विकास से आप कर सकते हैं कि इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि विकास के साथ साथ हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारे विकास के साथ हमारी जनरेशन जो नेक्स्ट अपने ऑफ स्प्रिंग आ रहे हैं उनके लिए भी विकास के कुछ संसाधन होने चाहिए। कि ये नहीं कि आप सिर्फ विकास करते जा रहे हो अपने लिए बस स्वार्थ, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन और पृथ्वी पर कोई ऐसा प्रभाव है उसको कोई भी दूषित नहीं होना चाहिए। पृथ्वी को साथ में लेके उसके ज्यादा इतना एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए कि वो दूषित हो जाए और जो ग्लोबल वार्मिंग जैसा आप देखते हैं ये इशूज जो होते हैं। तो सतत पोषणीय में यही बताया कि पृथ्वी को कोई हानि ना हो और नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम विकास करें और हमारे जो संसाधन बचे हैं उसको नेक्स्ट जनरेशन के लिए होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप अगर अब खुद ही आप अगर विकास कर ले तो विकास माना जाएगा, क्योंकि विकास क्या है, एक इसका कहते हैं ना लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग इफेक्ट है इसका। ये नहीं कि आप 2021 में आपने विकास कर लिया तो आप विकसित माने जाएंगे, नहीं, आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो भी विकसित होनी चाहिए, उसकी भी आगे जनरेशन है सभी विकसित होनी चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि सतत पोषणीयता होना चाहिए, पृथ्वी के साथ ऐसा संबंध होना चाहिए कि उसमें कोई भी ऐसा प्रभाव ना पड़े और उसके संसाधनों का दोहन उसी तरीके से करना चाहिए जो कि हमको जरूरत है और अति आवश्यकता अगर है वही, तो ज्यादा जो जरूरत से भी ज्यादा हमें उसका दोहन नहीं करना चाहिए और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी संसाधन कुछ छोड़ने चाहिए, क्योंकि वो भी अगली साल वो भी अगले आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी विकास करना है। अब बात करेंगे दोस्तों उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। ये उत्पादकता क्या होती है? इस उत्पादकता का अर्थ आप ये समझिए किसी चीज का उत्पाद। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी देश का जो मानव श्रम है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, जो लोग हैं, वही उत्पादकता है। क्योंकि जो सब चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सब इसको कौन अंजाम दे रहा है? मनुष्य, इंसान। तो उत्पादकता होना चाहिए दोस्तों कि किसी भी देश के राष्ट्र के जो लोग होते हैं उनका भी निर्माण, उनकी उत्पादकता बढ़नी चाहिए और वो स्वस्थ हो, सक्षम हो। तो इसीलिए इसका अर्थ हुआ मानव श्रम। इसके लिए दोस्तों किसी भी, जैसा हम जानते हैं कि लोग होते हैं वो किसी भी राष्ट्र के धनी माने जाते हैं। क्योंकि धनी क्यों माने जाते हैं कि इस पृथ्वी पर जो भी संसाधन पाए जा रहे हैं उसका उपयोग कौन करता है?
मनुष्य वही बनाता है, वही उपयोग करता है। तो उत्पादकता में यही बताया गया है कि हमारी किसी भी देश की जो मानव श्रम है, जो लोग हैं, उसको क्या कुशल समग्र होनी चाहिए, अच्छे से उनकी उत्पादकता बढ़नी चाहिए और कुशल हो, और उनके लिए सरकार की भी कुछ नीतियां लानी चाहिए। उसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, फैसिलिटी में सुधार होना चाहिए। खासकर उन लोगों की जो आर्थिक एवं सामाजिक तरीके से, सामाजिक रूप में जो पिछड़े हुए हैं, उनके लिए सरकार को कुछ पॉलिसी निर्माण करनी चाहिए और उन लोगों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो उत्पादकता में यही बताया गया है दोस्तों कि किसी भी देश के जो मानव श्रम है उसकी उत्पादकता बढ़ाना चाहिए। उत्पादकता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? शिक्षा में सुधार, उनके लिए हेल्थ फैसिलिटी, उनके लिए जो सुधार है, जो उनके विकल्प है, उन तक पहुंच होनी चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मानव श्रम में हमको आगे कैसे बढ़ना चाहिए किसी भी देश के राष्ट्रधनियों के रूप में। अब बात करेंगे दोस्तों सशक्तिकरण क्या है। सशक्तिकरण का अर्थ यह है कि जो हमारे पास जो विकल्प हैं, हमारे पास जैसे मेरा अधिकार है, मेरे को संसाधन लेने का अधिकार है, मेरे को शिक्षा का अधिकार है, मेरे को हेल्थ फैसिलिटी लेने का अधिकार है, क्या मेरे को ये मिल पा रही है? ये सब चीजें आती है सशक्तिकरण में। मतलब वो लोगों की जो विकल्प हैं उनमें वृद्धि के लिए शक्ति प्रदान करना, शक्ति प्राप्त करना, इसका अर्थ हुआ सशक्तिकरण। तो सशक्तिकरण का अर्थ ये हुआ दोस्तों कि जो भी किसी लोग के लिए जो विकल्प दिए गए हैं गवर्नमेंट के जरिए या उनके कुछ उनके अधिकारों के जरिए, जो उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसको पाने के लिए उनके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये स्वतंत्रता कब आती है, ये शक्ति कब आती है? जब स्वतंत्र हो दोस्तों। तो ये सरकार की भी कुछ पॉलिसीज होनी चाहिए कि किसी भी जो भी लोग आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनके अधिकार मिलने चाहिए और उनके साथ कोई एक्स्ट्रा एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं, उनका भी सेम अधिकार है जैसा हर लोग को अधिकार है। तो सशक्तिकरण में यही बताया गया है कि हमारे जो मानव विकास के जो विकास है, संसाधन है, मानव विकास के संसाधन हैं, संसाधनों तक पहुंच, हेल्थ फैसिलिटी है, शिक्षा है और भी कुछ जो संसाधन हैं उनके लिए पहुंच के लिए हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों अब हमने पढ़ा कि मानव विकास के स्तंभ समता क्या है, सतत पोषणीयता क्या है और उत्पादकता क्या है, सशक्तिकरण क्या है। तो दोस्तों जैसे हमने 4 पॉइंट पढ़े, दोस्तों आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगे कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और हमको अच्छी तरीके से समझ में आया, दोस्तों लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें